हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, है ना। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पहला मैंने बताया था इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में, और सेकंड में हम लोगों ने देखा था फूड चेन और पिरामिड्स के बारे में, ऊर्जा पिरामिड्स, और हमने देखा था मंडल्स के बारे में, है ना, जो स्फेयर्स हैं। तो आज वीडियो लेक्चर में हम मेनली पूरा फोकस करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण पे, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम डिटेल में समझेंगे पर्यावरण प्रदूषण को, और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को। ये तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रदूषणों में, है ना। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मीनिंग अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो पर्यावरण के अजैविक घटकों जैसे वायु, जल, मृदा, अजैविक घटक ना, जिसमें जीव ना हो, अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय के मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जिससे जीवन एवं जीवन पर आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जो पर्यावरण है, जो वायु, जल, मृदा आदि पे हमारे द्वारा क्या हो जा रहा है, अलग अलग उनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों को परिवर्तन किया जा रहा है। मतलब उनको जो नहीं चाहिए उनके द्वारा हमारे द्वारा, मानव जीवन के द्वारा उनको परिवर्तित किया जा रहा है ना। यही क्या है हमारे लिए, उनके लिए क्या हो जाता है, हमारे जीवन के लिए और जीवन पर आधारित जो भी लोग हैं, जो भी तंत्र है, सबको क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही कहलाता है प्रदूषण। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं प्रदूषक क्या होता है। तो प्रदूषक मतलब होता है पॉल्यूटेंट्स। जो प्रदूषण को फैलाता है वो क्या है, पॉल्यूटेंट्स। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला पदार्थ या जैविक हो सकता है और अजैविक हो सकता है, या फिर ऊर्जा भी हो सकता है। उष्मा, ध्वनि, रेडियो एक्टिविटी के किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जाता है। तो प्रदूषक को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, पारिस्थितिक तंत्र को के प्राकृतिक संतुलन को, है ना, जो नेचुरल बैलेंस बना हुआ है, नेचुरली जो बैलेंस बना हुआ है इन्वायरमेंट में, प्रकृति में उसको अगर हम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जिस भी पदार्थ के द्वारा, चाहे वो जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी हो सकता है, हम भी आते हैं, मनुष्य भी उसी में आता है ना, जैविक में। तो वैसे अजैविक जैविक पदार्थों के द्वारा जैसे ऊर्जा भी हो सकता है, उष्मा, ध्वनि, रेडियो एक्टिविटी, ये सब क्या है, एनर्जी का फॉर्म है ना, जिससे क्या हो, किसी भी स्वरूप को प्रदूषक कहा जा सकता है, जो पर्यावरण को डिस्टर्ब करता है। ठीक, इसको देखो, प्रदूषकों को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया गया है। सबसे पहला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। प्राकृतिक मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रकृतियों के द्वारा ही किया जाता है। पर्यावरण का प्रदूषण प्रकृति के द्वारा किया जाता है, बट होता यही है कि पर्यावरण उसको अपने आप में बैलेंस कर लेता है, फिर से उसको मेंटेन कर लेता है। बट मानव जनित जो प्रदूषक है, जो मनुष्य के द्वारा जो जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं, है ना, चाहे प्लांट्स के हो, प्लांट्स में क्या वेस्ट मटेरियल हो रहा है जिसको हम लोग नदी में या फिर किसी जगह पे हम लोग फेंक दे रहे हैं, ये सब क्या मानव जनित जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के गैसेज हैं, SO2 NO2 गैसेज प्लांट्स के थ्रू रिलीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट पे। तो ये सब चीज़ों को पर्यावरण क्या करता है, बैलेंस नहीं कर पाता। तो ये फिर क्या करता है, यही पॉल्यूटेंट्स का रूप ले लेता है। तो प्राकृतिक प्रदूषक भी होता है कुछ कुछ चीज़ें, है ना, जैसे भी देखेंगे प्राकृतिक प्रदूषक को भी हम समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको पर्यावरण अपने द्वारा बैलेंस कर लेता है, मैनेज कर लेता है। जो प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे पौधों के पराग कण से छोटे छोटे कण निकलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक है। बट इसको अपना जो पर्यावरण है वो मैनेज कर लेता है, लेकिन मानव जनित होता है वो नहीं कर पाता। तो पहला होगा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देखते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था, स्टेट, ठोस, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठोस कणकीय प्रदूषक जैसे कि धूल के कण, एरोजॉल, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस आदि क्या कहलाएगा, ये अवस्था के आधार पर है, ठोस प्रदूषक है ये। ठीक है, सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद है लिक्विड में देखते हैं, तो अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल, ये सब क्या है, अमोनिया, यूरिया जो हम यूज़ करते हैं, है ना, यूरिया यूज़ करते हैं हम लोग खेतों में। तो ये सब चीज़ कहाँ जाता है, ये सब चीज़ जाता है नदी से होते हुए पानी में ही जा रहा है, ये पानी में ही जा रहा है ना, तो इसलिए क्या है, ये लिक्विड पॉल्यूटेंट्स है। तो इसके अलावा तेल वाहक जलवायनों से सागरों में खनिज तेल का रिसाव एवं उससे उत्पन्न ऑयल स्लिक्स, अर्थात जल की सतह पर तेल की एक परत का निर्माण। अब देखिए, जो भी कंपनी है, जो भी प्लांट है जो तेल निकालने का काम करती है, पेट्रोल निकालने का काम करती है, तो उनके द्वारा क्या होता है, समुद्र को वो लोग, है ना, समुद्र से ही मैक्सिमम केस में तेल आपको मिलता है, पेट्रोल आपको निकाला जाता है। तो इनके द्वारा क्या हो जाता है कि जो ऑयल है वो सतह पर आकर के जल की सतह को, परत को पूरा प्रदूषण फैला रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, खनिज तेल जैसे लिखा है ना, खनिज तेल का रिसाव हो जाता है कंपनी। अब अलग अलग प्लांट्स लगाए हैं कंपनी के द्वारा, है ना, मशीन लगाया गया है उनके, उसमें भी क्या हो जाता है, रिसाव हो जाता है, मतलब लीकेज हो जाता है।
लीकेज हो रहा है तो पर्यावरण तो प्रदूषण होगा, पर्यावरण मतलब जल प्रदूषण होगा। तो इस टाइप के प्रदूषण को लिक्विड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, गैसीय प्रदूषक, विभिन्न प्रदूषक जैसे गैसेस SO2, CO2, NO2, CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सबको डिटेल में देखेंगे, इनका एग्जैक्ट इम्पैक्ट भी देखेंगे, क्या क्या चीज़ों से ये उत्पन्न होता है और कैसे इसको कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, अगला देखते हैं स्वरूप के आधार पर, फॉर्म के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्म। प्रदूषक को दो भागों में विभाजित किया गया, प्राथमिक और द्वितीयक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राथमिक प्रदूषक इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है, कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट या फिर द्वितीयक प्रदूषक कौन सा। ठीक है, तो प्राथमिक प्रदूषक को प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। वैसे द्वितीयक को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये प्रकृति में अपने मूल रूप स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कि DDT है ना, आपका CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। DDT क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, जो हम लोग छिड़काव के लिए यूज करते हैं। तब देखिए प्रकृति में मूल रूप में रहकर मतलब जैसे आप डायरेक्टली आपको देखोगे है ना, जहाँ से निकलेगा, मान लो प्लांट से निकल रहा है कहीं से भी, तो ये डायरेक्टली CO ही निकलेगा और CO2 निकलेगा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली उसी रूप में रह करके किसको फैला रहा है? प्रदूषण फैला रहे हैं, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को। लेकिन द्वितीयक प्रदूषक में ये प्राथमिक प्रदूषकों की अंतर क्रिया से निर्मित होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, वो प्राथमिक प्रदूषकों से ही मिलकर बनता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर एक नया बनाता है थर्ड, जो कहलाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मान लो दो अलग अलग A और B है, A और B क्या है? हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। इससे बन गया C, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों की इन्वायरमेंट में मिलने से बना C, तो C क्या कहलाता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे लिखा है, जैसे पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN जो होता है, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की अंतःक्रिया से होता है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं? PAN, पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। ये क्या हो गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो PAN क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे ओजोन है, अमोनिया है आदि इसी वर्ग में आता है, क्योंकि ओजोन भी ऑक्सीजन और सिंगल ऑक्सीजन के मिश्रण से ही बनता है O3, वैसे अमोनिया भी है। तो ये सब चीज़ें क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, रीजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्वेश्चंस में आ सकता है। अगला देखते हैं निस्तारण की विधि के आधार पर, मतलब इसको डिस्पोज करने की विधि के आधार पर, डिस्पोजल। ठीक है, मतलब खत्म करने की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक को दो प्रकार से विभाजित किया गया। एक होता है जैव निम्नीकरण, मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो खत्म हो सकता है, और जैव अनिम्नीकरण मतलब बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। तो इनमें घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज आदि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा, माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा विघटित हो जाते हैं। तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु कवक के द्वारा इनको खत्म किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। तो इस टाइप के प्रदूषक को क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, जो खत्म हो सकता है, जो इन्वायरमेंट के लिए कम हानि है, जो इन्वायरमेंट के लिए को कम इफेक्ट करता है। लेकिन अगला क्या है? जैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसको प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इन्वायरमेंट में अगर हम उसको फेंक देते हैं तो वो विघटित नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, ऐसे को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक ये रहता है ना इन्वायरमेंट में, लंबे समय तक ये पड़ा रहेगा, लंबे समय तक ये प्रदूषित कर रहा है, लंबे समय तक जल हो गया कि आपको मृदा हो गया कि वायु को ये प्रदूषण फैला रहा है। जैसे कि प्लास्टिक, भारी धातुएं, बहुत सारे धातुएं हैं, जैसे कि है ना सीसा, पारा हमने देखा, रेडियो सक्रिय तत्व, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सीसा, DDT आदि इसी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन सबको अगर आप इन्वायरमेंट में फेंक दिए, पर्यावरण में रख दिए या फिर डिस्पोज कर दिए तो ये डिस्पोज नहीं होगा, ये विघटित नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल जो कचरा है ये सब चीज़ें होता है ना, इसीलिए ग्रीन और रेड कलर का आपको कचरे बॉक्स में डालने के लिए बोलते हैं। ग्रीन में किसको? जो विघटित हो सकता है, और रेड में जो विघटित नहीं होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपना अगला, हमने देख लिया पॉल्यूटेंट्स क्या होता है और उनके डिफरेंट क्लासिफिकेशन को भी देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या है। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण के रूप में व्याप्त है। सिंपल सी बात है, वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इस आवरण को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है।
इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, परसेंटेज को रफली एक पता होना चाहिए। 79% नाइट्रोजन है ना, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अब देखिए नाइट्रोजन, अब सिंपल एक नाइट्रोजन नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिख देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में मिलेगा, N2 के फॉर्म में। वैसे ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। परसेंटेज याद रख लेंगे। इसके अलावा नियान, क्रिप्टान, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें भी अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। कितने मात्रा में पाई जाएगी ये? 0.03 से तो कम ही पाया जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता है? 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम मात्रा में ये सब वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषकों के प्रकार देख लेते हैं हम। इसमें जैसे मैंने बोला प्राकृतिक प्रदूषक और मानव जनित। तो प्राकृतिक में जैसे देखते हैं, हमने बता दिया प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा, है ना, जैसे पौधों के परागकण, जो पौधों के परागकण जो होता है ना, वो सब क्या है? पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, पौधों के द्वारा जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वोलेटाइल कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से बहुत कुछ निकलता है, वो भी क्या करता है? वायु प्रदूषण का काम करता है। और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे कि SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वनाग्नि मतलब आगों के जलने से, तथा समुद्र से निकलने वाले कण, ये सब क्या है? प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति के द्वारा ही ये सब चीज़ें किया जा रहा है। इसलिए हम कैसे बोलेंगे? और जो इन्वायरमेंट को जो भी पॉल्यूशन हो रहा है थोड़ा बहुत, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, प्राकृतिक प्रदूषक, है ना। पौधों के परागकण मैंने बता दिया, वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट से भी निकलता है बहुत सारी गैसें। प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होती है और इसे गंभीर हानि नहीं होती है। तो जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है उससे कम हानि होती है, ठीक है, मैंने जैसे बता दिया। अब हम देखते हैं मानव जनित प्रदूषक, मेड पॉल्यूटेंट्स, जैसे कारखाने हो गए, रसोई घर हो गए, स्वचालित वाहन हो गए, जो हमारे मोटरसाइकिल है ना, बाइक है, कार है, इनसे भी जो बहुत सारी प्रदूषण हम फैला रहे हैं, आदि से निकलने वाले प्रदूषक इसी में शामिल होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, जो भी गैस है सबको डिटेल अभी देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें दूसरा टाइप है प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक, जैसे हमने ऊपर में देखा। तो देखिए ये प्रदूषक प्रकृति और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। इनके द्वारा, जैसे अब इनके उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण को देखिए हम लोग, है ना। ईंधन जलने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है? अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्राथमिक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो भी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोकार्बन कार्बन, और कण जो धूल के कण है, ये सब क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी में देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी था, अब इसको फिर से ऑक्सीजन से जब क्रिया करा देंगे ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है? हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। अब यही SO3, यही SO3 जल वाष्प से क्रिया करके, मतलब वाटर से क्रिया करके क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है। अब H2SO4 भी क्या हो गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। यही H2SO4 है जो एसिड रेन में यूज होता है, मतलब एसिड रेन हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में, उसमें हम देखेंगे H2SO4 की वजह से ही हमारी जो वाटर का रेन हो एसिडिक हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? प्रदूषक ही तो है। तो जो एक द्वितीयक प्रदूषक है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड जल वाष्प से मिलकर एक और द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं H2SO4, जो कि अम्ल वर्षा का घटक है। जैसे NO2 के दो अन्य द्वितीयक प्रदूषक है, जैसे NO2 है, NO2 से क्या बनता है? मैंने बोला था PAN बन जाता है, पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल भी बन जाता है, NO2 का यूज करके ही क्या बना लेते हैं? HNO3। तो ये सब क्या है? जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में जा रहा है वो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और उनके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शंस होने के बाद जो बनता है ना, वो कहलाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जैसे धूम जो बोलते हैं, कोहरा, वो किससे बनता है? स्मॉग। धूम कोहरा किससे बनता है? धुएं और कोहरे से, ठीक। स्मॉग और फॉग से। धुएं मतलब स्मॉग हो गया, स्मॉग, कोहरा मतलब फॉग से क्या बनेगा? धूम कोहरा, स्मॉग, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से प्रदूषक जो है मेजर एयर पॉल्यूटेंट जो है, उनका सोर्स क्या है और प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए तो ये सबसे उसका नाम है, ये उसका सोर्स है, कहाँ से मिलता है, और ये क्या है? प्रॉब्लम्स क्या क्या, समस्याएं क्या क्या आती है। तो सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको देखिए अच्छे से, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, रंगहीन और गंध, ये जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से होता है। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स, जैसे जो भी आप लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के अपूर्ण दहन से, जब 100% वो नहीं जलता है,
अपूर्ण रहता है वो, तब जो बनता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, अपूर्ण दहन को। इससे क्या होती है, सांस लेने की परेशानी होती है और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशू होते हैं, बट मेनली क्या होता है, सांस लेने में हमें परेशानियां होती है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जीवाश्म ईंधनों के ये पूर्ण दहन से होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्लियर है, लकड़ी, कोयला और बहुत सारी चीज़ें हैं जीवाश्म ईंधन में, है ना। इन सब चीज़ों की वजह से ही आपको जलने के, पूर्ण जलने की वजह से क्या निकलेगा, CO2, जिसकी अब देखो CO2 का इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान। अभी हम देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट, आने वाले वीडियो लेक्चर में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखेंगे। मनुष्य पर, मानव, जलवायु परिवर्तन, इस सब का प्रभाव किसमें है, CO2 है। मीथेन गैस की बात करते हैं, CH4, ये धान के खेत से निकलता है और आर्द्र भूमि, वेटलैंड एरिया से, है ना। ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मीथेन गैस का सोर्स क्या है, तो धान की खेतों से और आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपको देखा होगा, रेफ्रिजरेटर मेनली एसी, है ना, जो हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जक है, वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ओजोन की अल्पता, ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को, ओजोन की परत का क्षरण करता है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कहाँ से निकलता है, ऊर्जा से, घरेलू अन्य परिवहन उद्योग से, ऊर्जा घरेलू उद्योग से, है ना। घरेलू मतलब घर में जो हम आग जलाते हैं, इन सब चीज़ों से भी SO2 गैस आपको देखने को मिलेगा, परिवहन में, उद्योगों से। यह गैस जल के साथ मिल करके H2SO4 बना लेता है और जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है, मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। अब NOx मतलब NO2 भी इसी में है, NO3 इसी में है, N2O इसी में, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ईंधन के दहन से, वहन से, मतलब कार्बाइक जो प्रदूषण फैलाता है ना, वही सब चीज़ें ईंधन, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से निश्चित नाइट्रोजन के यौगिक। तो सुपरसोनिक जेट जो ऊंचाई पर जो उड़ता है ना, विमान जो उड़ता है, उससे भी आपको NO2 गैस देखने को मिलता है, निकलता है। और क्या है लास्ट में, रासायनिक उर्वरक, जो हम उर्वरक यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उनके उसके थ्रू भी आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो ओजोन परत में सांद्रण में कमी ये भी करता है, ओजोन परत को क्षरण करने का काम। और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व, जैसे अम्ल वर्षा के लिए हमने देखा था ना, नाइट्रिक अम्ल बनाता है HNO3। अगर ये नाइट्रिक अम्ल बना दे रहा है, मतलब ये क्या है, एसिड है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, एसिड है। ये किससे बना है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है, इसलिए। अब पैन का निर्माण भी करता है, जो त्वचा कैंसर में एक का कारक है, पैन जो हम लोगों ने भी ऊपर में देखा। अब हम चलते हैं अगला, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रंग रोगन विलायक मतलब सॉल्वेंट उद्योग, जो रंग बनाने का निर्माण करता है ना, कलर का निर्माण करता है, ऐसा विलायक, ऐसा उद्योग, ऐसा सॉल्वेंट, इन सब में क्या मिलेगा आपको, वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक। और पेट्रोलियम पदार्थ से, है ना, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से और पेट्रोल से, पेट्रोल के जलने से आपको क्या मिलेगा, वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक आपको देखने को मिलता है। यह NO के साथ क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, NO का रिएक्शन करके वोलेटाइल कार्बनिक यौगिक ओजोन का निर्माण करता है और ओजोन का क्षरण भी करता है, ठीक है। अगला है ओजोन, O3 के बारे में बात कर लेते हैं। O3 तो वाहन या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से, उद्योग से। कहाँ से मिलेगा ओजोन आपको, वाहन से मिलेगा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और उद्योगों से निकलता है। ये आंखों एवं त्वचा पर अत्यंत विषाक्त प्रभाव उत्पन्न हो जाती है अगर हम ओजोन का अच्छे से देखभाल ना करें। मतलब ओजोन का जो ओजोन की परतें हैं हमारे वायुमंडल में, उसका हम लगातार क्षरण होते रहेगा, तो फिर क्या होगा, हमारे पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करता है ना ओजोन लेयर, तो हमारी त्वचा पर प्रॉब्लम तो इफेक्ट पड़ेगी। अगला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन, कार्बन के अलग अलग रूप, चाहे मीथेन, इथेन, इस टाइप से होता है ना। तो जीवाश्म ईंधनों का जलना, जीवाश्म ईंधनों के जलने से हाइड्रोकार्बन निकलेगा। टैंकों, कार्ब्यूरेटर्स, है ना, से वाष्पन, औद्योगिक गतिविधि, नगर निगमों का लैंडफिल इत्यादि से आपको देखने को मिलेगा। तो कैंसरकारी होता है, प्रभाव हो सकता है, कार्सिनोजेनिक होता है हाइड्रोकार्बन। इसका उच्चतर सांद्रण पौधों और प्राणियों के लिए विषैला हो सकता है ना, ज़्यादा सांद्रण होता है तो पौधों और प्राणियों के लिए विषैला है, ठीक। अगला देखते हैं निलंबित कड़की पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज क्या होता है 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सीमेंट उद्योग, उद्योग वाहन से, वाहन उद्योग से मतलब ये सब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ये पार्टिकल्स है ना,
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे कण है ये। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। श्वसन तंत्र पर चिरकालिक प्रभाव मतलब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी समस्या आती है। पौधों के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है पौधों के द्वारा उसमें प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ हमारे श्वसन तंत्र में भी आपको देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक, अगला है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट जो PAN बोलते हैं या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, पैराऑक्सी एसिटाइल, ये सब चीज़ें हैं। ये वायुमंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन से बनता है। मैंने बताया था PAN के बारे में देख रहे हैं हम यहाँ, है ना। इससे धुंध प्रभाव, स्मोग प्रभाव उत्पन्न होता है। नाक कान गले की समस्याएं आती है, जलन की समस्याएं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें रफली एक पता होना चाहिए कि जो मेन जो पॉल्यूटेंट्स है वायु प्रदूषण में वो कहाँ कहाँ से आता है और इसका मेन सोर्स क्या है। ठीक है, अन्य प्रदूषक देख लेते हैं। सबसे पहला है एक एरोजॉल, इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोजॉल कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इनका उत्सर्जन कारखाना, ताप विद्युत गृह, स्वचालित वाहनों आदि से हमें देखने को मिलता है। यह वातावरणीय गैसों में फैला होता है। यह प्राकृतिक होता है और मानव जनित दोनों हो सकता है एरोजॉल। ठीक है, ठोस भी होता है और तरल भी होता है। ये जलवायु स्मॉग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मतलब स्मॉग मतलब और कोहरे को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि धूल के कण है ये, छोटे छोटे सूक्ष्म कण है ना, माइक्रो पार्टिकल है ये, जिसका साइज मैंने बता दिया 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, तो आपको पता होना चाहिए। धूम, धुआं एवं कालिक आदि का आकार एरोजॉल से कम होता है। अब एरोजॉल बड़े आकार वाले ठोस कणों को धूल कहा जाता है। तो एरोजॉल से बड़े आकार वाले जो ठोस कण होते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, धूल। तो ये पता होना चाहिए एरोजॉल के बारे में, नॉलेज के लिए, है ना। अब अगला है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोक जिसको बोलते हैं। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द फॉग और स्मोक शब्द से मिलने से बना है। तो स्मोक कैसे बना है, स्मोक प्लस फॉग से क्या बना है, स्मॉग। ये हो गया स्मॉग, बना कैसे ये स्मोक प्लस फॉग से बना है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का सबसे प्रमुख घटक क्या, देखिए धरातली ओजोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धरातली ओजोन, अभी हम लोगों ने देखा अगर ओजोन ऊपर में पाया जा रहा है, जो हम लोग पढ़े थे स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में पाया जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है। पराबैंगनी किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकती है, जो हमारे त्वचा कैंसर को बचाती है, त्वचा को इफेक्ट होने से बचाती है। लेकिन यही ओजोन अगर क्षोभ मंडल मतलब धरातल के पास आ जाए, ये मान लो ये धरातल है ना, क्योंकि होना चाहिए इसको यहाँ पर, ऊपर में है तब ये ठीक है, लेकिन ओजोन अगर नीचे आ जाए ना तो ये फिर यही फोटोकेमिकल स्मोक के लिए घटक बन जाता है। इसलिए धरातली ओजोन, जो धरातल पर जो पृथ्वी के पास जो ओजोन होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो प्रदूषक हो जाता है, वो पॉल्यूटेंट्स हो जाता है, क्योंकि क्या बनाता है, फोटोकेमिकल स्मोक। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको, फोटोकेमिकल स्मोक का मेन घटक क्या है, धरातली ओजोन है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, किंतु जब यही क्षोभ मंडल में धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस धरातली ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अंतःक्रिया से होता है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रेजेंस में, किसके नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल कार्बनिक कंपाउंड ना, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC जो हमने देखा, इसके प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सब अंतःक्रिया से क्या बनता है, ओजोन का निर्माण होता है, धरातली ओजोन का निर्माण। अगला है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है, क्लियर, और इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है, सिंपल सी बात है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसे जहरीली भारी धातुओं का कण भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो फ्लाई ऐश भी क्या है, एक सूक्ष्म पाउडर, मतलब कण है लेकिन वो पाउडर फॉर्म में है और सूक्ष्म कण है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर या अन्य कण निस्संदन उपकरणों द्वारा अभिग्रहण कर वायु में मिलने से रोका जाता है। मतलब इसको प्रेसिपिटेटर को यूज करके उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है और वायु में जाने से रोका जाता है, वायुमंडल में जाने से पहले रोका जाता है। तो ये होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, डिफरेंस देख लिया। अभी हम लोगों ने देखा एरोजॉल और आपको फोटोकेमिकल स्मोक और फ्लाई ऐश, इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं वायु प्रदूषण के प्रभाव ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है ना। मनुष्यों पे जो प्रभाव पड़ते हैं आपको देखेंगे, श्वसन लेने में, सांस लेने में, और आपके डेली दिनचर्या में भी इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही आपको इन्वायरमेंट में भी पड़ेगा, पर्यावरण को लेकर के, पेड़ पौधे को लेकर के, है ना। तो इस टाइप से इनके प्रभाव को आप डायरेक्टली जो हम जानते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर आप रिवाइज करेंगे, है ना।
प्रभाव और इफेक्ट मैंने बता दिया कि इन्वायरमेंट पे होने से हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग देखा भी है ना अलग अलग प्रदूषण को। अब हम देख लेते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। वाटर, तो जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित क्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन, अवनयन मतलब क्वालिटी गिरना उसका, है ना, जिससे कि वह मानव और अन्य जैविक समुदायों के लिए अनुपयुक्त हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल में, जल का एक अपना भौतिक, रासायनिक और एक अभिलाक्षणिक, उसका जैविक अभिलाक्षणिक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अगर उसको हम प्रभावित करेंगे हमारे द्वारा या फिर प्रकृति के द्वारा भी, तो क्या कहलाता है? वही जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए जल प्रदूषण का अगर हम सोर्स की बात करें तो ऐसी प्राकृतिक और मानव जनित सब सोर्स हैं, है ना। जैसे प्राकृतिक सोर्स, मानव जनित सोर्स में क्या होगा? जो प्लांट के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल को बहा दिया जाता है नदियों में, समुद्रों में, ये सब चीज़ें आ जाती है ना। तो इन सब चीज़ों को तो आप रफली एक बार पढ़ लेंगे बुक से, है ना, कि सोर्स हो गया, कि इसका प्रभाव क्या होगा जल प्रदूषण से। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बस नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है। बट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा उसको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि जल प्रदूषण का जो बेसिक पॉइंट्स होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, डीओ, बीओडी, सीओडी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। अगला है डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ जिसको बोलते हैं। तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। देखिए इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो जलीय जीव है, जो जल में रहने वाले जो जीवों के श्वसन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो क्या कहलाता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, भूलना नहीं है। जब जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को हम कंटामिनेटेड कहा जाता है, मतलब प्रदूषित जल कहा जाता है। कंटामिनेटेड मतलब वो साफ नहीं है। और जब यही मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे हाईली पॉल्यूटेड कहा जाता है। क्लियर है? जो भी देखो अब ये हो गया जलीय, एक पारितंत्र हो गया, एक जल है, सिस्टम है, नदी है, तालाब है, जो भी है ना, इसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो इनके द्वारा श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है, जितना ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है, सब क्या है? यही है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इस चीज को याद रखेंगे, जलीय जीवों के श्वसन के लिए जितनी आवश्यक होती है ना, इसका 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है ऑक्सीजन की मात्रा तो फिर ये कंटामिनेटेड हो जाती है। और जब 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो फिर वो हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्लियर है। अब हम देखते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है, हिंदी में। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए ऑक्सीजन की वह मात्रा, इसी, अब मान लेते हैं इसी नदी या तालाब की बात करें, इसमें जीव जंतु जो भी है, तो इनके द्वारा जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ है उनका अपघटन करता है। कौन करता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जो जीव हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका अपघटन करते हैं, रासायनिक अपघटन, केमिकली डिकम्पोज होता है वो। तो उस टाइम भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि बायोलॉजिकल मतलब जो भी जीव जंतु जीवाणुओं के द्वारा बायोलॉजिकली उसको डिकम्पोज करने के टाइम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, मतलब अपघटन के दौरान। तो जहां उच्च बीओडी है मतलब बहुत ज्यादा अपघटन करना पड़ रहा है, समझिए, जहां पे उच्च बीओडी है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब यहाँ पर ज्यादा कंटामिनेटेड है, ज्यादा प्रदूषण होने की वजह ज्यादा अपघटन की जरूरत पड़ रही है, वहां निम्न डीओ होगा। क्योंकि मैक्सिमम, अब देखिए समझिए, जो अपघटन करने के लिए छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, अलग अलग कवक जीवाणु जिसको बोलते हैं ना, फंगस, ये सब चीजें, तीन सब चीजें क्या करते हैं? रासायनिक अपघटन के लिए काम करती है। अगर रासायनिक अपघटन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, रासायनिक अपघटन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड है, मतलब ज्यादा प्रदूषण है वो नदियाँ या जो भी तालाब है वो, अगर ज्यादा डिमांड है तो जो नॉर्मल जो बड़ी बड़ी जीव हैं, जो फिश है, अलग अलग मछलियां हैं, है ना, जिनको श्वसन के लिए चाहिए, उनके लिए तो कम हो जाएगा ना ऑक्सीजन का मात्रा। इसलिए लिखा है उच्च बीओडी है। अगर बीओडी आपका ज्यादा है मतलब जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन में अगर ज्यादा ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है तो जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, श्वसन के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा आपको। इसलिए लिखा उच्च बीओडी है तो वहां डीओ निम्न होगा। तो जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है, जो अपघटन के बारे में, साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तब समझ में आ गया बीओडी और डीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर बीओडी ज्यादा होगा वहां पर डीओ कम होगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बीओडी ज्यादा होना मतलब अपघटन में ज्यादा यूज हो रहा है, तो श्वसन के लिए जो नॉर्मल जीव है जल में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है।
अब आते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग देखते हैं। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है ना, ये जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको तोड़ा जाता है। तो जो भी कुल कार्बनिक पदार्थ, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स थे, चाहे वो घुलनशील हो मतलब वो डिजॉल्व हो या फिर डिजॉल्व ना हो, ठीक है, ऐसा जो भी कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा का डिमांड होता है वो कहलाता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल मतलब समझ में आ गया, ऑक्सी देखिए केमिकल और उसमें बीओडी, बीओडी में बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल है मतलब ये जीवाणुओं के द्वारा जो अपघटन में यूज होता है, लेकिन केमिकल है तो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण के रिएक्शन में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जल प्रदूषण के मापन के लिए। लिखा है जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। तो सीओडी का यूज हम करते हैं जल प्रदूषण के मापन के लिए, वाटर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए, ठीक है। अगला है एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो सर्वाधिक संभाव्य संख्या, जिस जल में जल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। मतलब जितना ज़्यादा उसमें प्रदूषण होगा अलग अलग टाइप के, है ना, जैविक अपशिष्टों का, उतना ही ज़्यादा उसमें जीवाणु पाया जाएगा, जिसको ई कोलाई बोलते हैं। ई कोलाई क्या है? जीवाणु ही है आपका, ठीक है। तो अधिक संख्या में पाई जाएगी, इसी संख्या को ही बोलते हैं एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों की पहचान या मापा जा सकता है और प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जीवाणु है उसमें, ई कोलाई है मतलब उतना ही ज़्यादा वो अपघटन की प्रक्रिया हो रही है। अब अपघटन की प्रक्रिया हो रही है मतलब उतना ही ज़्यादा प्रदूषण है वो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा तभी तो रासायनिक अपघटन करना पड़ेगा। रासायनिक अपघटन करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें जीवाणुओं की संख्या चाहिए, तो इसी को बोलते हैं एमपीएन नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जो कि जीवाणुओं की संख्या है। और इससे क्या मापा जा सकता है? तो प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन होता है, मतलब ज़्यादा अगर एमपीएन का वैल्यू है मतलब वो जल ज़्यादा प्रदूषित है। तो इस टाइप से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। साउंड पॉल्यूशन, तो किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज को ध्वनि कहा जाता है। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तो उसे सुनने के लिए रुचि करना हो तो इसे शोर कहा जाता है, हल्ला, है ना। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति, बेचैनी ही ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उद्योगों में शोर, पत्थरों को टकराना, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर आदि, ये सब ध्वनि प्रदूषण के एग्जाम्पल है। और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने के लिए क्या है? डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को डीबी, डीबी मतलब डेसिबल, डेसिबल ये इसका इकाई है मापने का, ठीक है। तो डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता पर स्तर दिन में कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए मैक्सिमम डेसिबल, और रात के टाइम 35 डेसिबल होना चाहिए। किसके द्वारा बोला गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? मैक्सिमम मिनिमम को मैंने बता दिया, याद रखेंगे। जंतु और पर्यावरण पर प्रभाव, आपको पता ही है प्रभाव। ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, मृत अवशेष के अपघटन में बाधा आती है। अब देखो सूक्ष्म जीवाणु जब नष्ट हो जाएंगे तो जो मृत अवशेष है, जो डेथ हुआ है ना, उनके अपघटन में प्रॉब्लम आएगा, डिकम्पोज होने में प्रॉब्लम आएगा। ध्वनि से जंतुओं में हृदय, मस्तिष्क, यकृत को भी हानि पहुंचती है। उन सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ध्वनि के जो इफेक्ट है। अब हमारा जो मेन है उसको देखते हैं हम। तो मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक को सुन सकते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज को HZ से डिनोट करते हैं, और 20,000 हर्ट्ज तक को वो सुन सकता है। इसे मनुष्य का श्रव्य परास कहा जाता है, ऑडिबल रेंज कहते हैं। श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक रेंज कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। और श्रव्य परास से कम आवृत्ति के तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। तो ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक को ऑडिबल रेंज, उससे ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक, उससे कम को इंफ्रासोनिक। तो इस वर्ड को भी याद रखेंगे, परश्रव्य, अश्रव्य, ठीक है। अब हम देखते हैं मानव में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग, जैसे पता है आपको, है ना। अब देखिए इस चीज़ को मैं इसको लिखा इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। सुनने की क्षमता में कमी, 70 डेसिबल से कम आवाज़ स्तर के मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है। अगर आपका जो साउंड है वो 70 डेसिबल तक है तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे तक नॉर्मल सुन सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा हुआ फिर देखिए आपको 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ को यदि 8 घंटे सुना जाए तो श्रवण क्षमता में
कमी हो जाती है, सुनने की क्षमता आपकी कमी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 डेसिबल की आवाज़ मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक है। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। अब हमारे पास जो दो टेबल है ना, यही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, श्रवण की क्रिया एवं उसकी ध्वनि सीमा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है कि नॉर्मली कितना कितना है ना, साउंड पॉल्यूशन पे कितना वैल्यू तक को अलाउ किया गया, कितना डेसिबल तक, इस टाइप से, ठीक है। तो सामान्य श्रवण की सीमा कितना है, 20 डेसिबल। सामान्य हमें 20 डेसिबल तक आवाज़ को सुन सकते हैं हम अच्छे से। सामान्य वार्तालाप जब होता है तो 50 to 60 डेसिमल हो जाता है वो। सुनने की क्षमता में गिरावट, जैसे मैंने बोला ना 70 डेसिमल तक आपका क्या है, डेसिबल तक आपका, डेसिबल ना 70 डेसिबल तक आपको क्या है, नॉर्मल सुन पाएंगे। जैसे आपको 70 ज़्यादा होगा फिर सुनने की क्षमता में गिरावट। देखिए 75 डेसिबल हो रहा है तो सुनने की क्षमता में गिरावट, चिड़चिड़ाहट आना स्टार्ट हो जाएगा 80 डेसिमल में, मांसपेशियों में उत्तेजना में तो गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा 90 डेसिमल में, और दर्द देना दे देगा फिर आपके कान में, ये क्या है, ये 120 डेसिबल पे। तो ये चीज़ को याद रखना, मेन ये चीज़ को याद रखना इसको। भारत में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। औद्योगिक क्षेत्र को देखो दिन के समय कितना कर सकता है वो, 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम है 75 डेसिबल। रात के समय 70 डेसिबल, 70 डेसिबल से ज़्यादा नहीं कर सकता। वाणिज्यिक जो कमर्शियल जो एरिया होता है ना, वहाँ पे 65 डेसिबल का दिया गया है। उसके बाद 55 रात के समय। आवासीय क्षेत्र जो रहने वाला एरिया है जो है ना, उस टाइम पे वहाँ पे क्या है 55 डेसिबल और 45 डेसिबल दिन और रात के समय, और शांत क्षेत्र में 50 और 40। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया है ना, तो इस सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो भी इसे मैंने बता दिया, इसके प्रभाव हो गए। और बाकी जो पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन है, जैसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस और आपके जो है ना मृदा पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बना करके पढ़ लेंगे, क्योंकि मेनली ये इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है जो मैंने बता दिया है। इसके बाद वीडियो लेक्चर को हम देखेंगे अलग अलग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, इस सबको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉल्यूटेंट्स का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।